हेलो एवरीवन, सरस्वती धाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड एलाइट पर बेस्ड प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अब तक हम स्टीरियो केमिस्ट्री पर बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे कर चुके हैं। जीओसी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम लोग कर चुके हैं। अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और एलाइट पर बेस्ड क्वेश्चंस के डिस्कशंस की कर रहे हैं। देखिए, इन क्वेश्चंस को जब मैं डिस्कस करूंगा तो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी सवाल में अगर इसका हल्का सा भी जिक्र है कार्बोकेटाइन का या फ्री रेडिकल का या कार्बीन का या नाइट्रीन का या एलाइड का, तो हम वो क्वेश्चंस यहां पर कवर कर रहे हैं। और हम कौन कौन से रिएक्शंस इन टॉपिक्स में कवर कर रहे हैं उसको मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल करवा दूं। रिकॉल से मींस मैं आपको बता दूं, बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले इन रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। और ये रिएक्शंस हैं, अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करूं तो कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन में होने वाले रीअरेंजमेंट्स और उसके एप्लीकेशंस वगैरह। इसके अलावा कुछ नेम्ड रिएक्शंस जैसे पिनेकोल पिनेकोलॉन, सेमी पिनेकोल पिनेकोलॉन, वैगनर मीरवाइन, डैमसोनॉव रीअरेंजमेंट, बैकमान्स रीअरेंजमेंट, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, डेकिन रिएक्शन, डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट एंड फ्राइश रीअरेंजमेंट एंड डीडीक्यू, ये कार्बोकेटाइन पर बेस्ड रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के अंदर आपको पता होना चाहिए एनबीएस, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, इसके अलावा हॉफमैन लॉफलर फ्राइटेग रीअरेंजमेंट, हम कहते हैं बर्टन रिएक्शन, इनकी मॉडिफिकेशंस वगैरह, एंड ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड। ये फ्री रेडिकल्स के बारे में आपको आना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूं कार्बीन की। कार्बीन के अंदर उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके अलावा सिमंस स्मिथ कार्बीन, बम्फोर्ड स्टीवंस शापाइरो रिएक्शन, कार्बीन के अंदर राइमर टीमान रिएक्शंस, ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद नाइट्रीन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। और नाइट्रीन पर बेस्ड अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो हॉफमैन ब्रोमीमाइड, कर्टियस, श्मिट रिएक्शन, लॉसन रीअरेंजमेंट एंड नेबर रीअरेंजमेंट, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूं आफ्टर द नाइट्रीन दैट इज द एलाइट। एलाइट में आपको एलाइट्स के टाइप, सल्फर एलाइट, नाइट्रोजन एलाइट्स, इसके अलावा फास्फोरस एलाइड, इनकी प्रिपरेशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, सल्फर एलाइड में सल्फोनियम एलाइड, सल्फॉक्सोनियम एलाइड। और एलाइड्स पर बेस्ड अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो नाइट्रोजन एलाइड्स में सॉमलेट हाशर रीअरेंजमेंट, फास्फोरस एलाइड के अंदर विटिग रिएक्शन, इसके अलावा इनसे मिलती जुलती रिएक्शन जैसे कॉरेफ्यूकस रिएक्शन, एप्पल रिएक्शन, ठीक है, डैट रिएजेंट, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट मीन्स आपको अगर ये सारे एस्पेक्ट्स पता हैं, ये सारी चीजें आपको पता है, बिकॉज ये टॉपिक्स मैं इंटरमीडिएट्स में इस तरीके से कवर करता हूं, तो मैंने ये सारी चीजें बता दी, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है और अब मैं इन पर बेस्ड जो भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। देखिएगा, इस टॉपिक्स से, ये जो टॉपिक्स आपके सामने मेंशन है, इन टॉपिक्स से प्रीवियस ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 80 प्लस क्वेश्चंस आए हुए हैं। 80 प्लस क्वेश्चन का मतलब आप समझते हो कि जून 11 से, मतलब 2011 से अगर मैं 2019 जून तक की बात करता हूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 19 एग्जाम्स हो गए। अगर मैं 19 एग्जाम्स के अंदर कहूं, कुल अप्रॉक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस मिक्स होके इन टॉपिक्स से आए हैं। मतलब इनका कहीं ना कहीं जिक्र है, जो मैं इंटरमीडिएट्स के अंदर टॉपिक्स अभी आपको बोले मैं कवर करता हूं, वो जिक्र कम से कम 80 क्वेश्चंस में है। यानी हर साल एवरेज की बात करूं तो 4 सवाल है। क्लियर? तो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हम लोगों के लिए। और ये हम अप्रॉक्सीमेटली 5 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। हर वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चन कवर करेंगे और उसे आप लोग बहुत अच्छे तरह से एंजॉय कीजिएगा। बस एक चीज कहूंगा कि इसको शुरू करने से पहले, इनको देखने से पहले आपके ये टॉपिक्स रिवाइज होने बहुत जरूरी हैं, ताकि आप इन डिस्कशंस को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकें। ओके, चलिए अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन गिवन बिलो। एक सिंपल एक रिएक्शन दे रखी है और आपसे कहा है अगर इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका इंटरमीडिएट क्या होगा। तो हमने कार्बीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा है।
केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है, और हमें पता है द गिवन कंपाउंड इज डाइएजो कंपाउंड, और डाइएजो कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं या फोटोकेमिकल कंडीशंस देते हैं या फिर कॉपर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट या रोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहां से N2 बाहर निकलती है, और N2 बाहर निकलते ही हमें कार्बीन मिलती है। क्या मिल जाएगी? कार्बीन। क्लियर? अब ये जो कार्बीन है, ये कार्बीन किसी एल्कीन में इंसर्ट होगी, ये लीजिए, दिस वन इज द कार्बीन, और ये कार्बीन इस एल्कीन में इंसर्ट होगी, ये लीजिए, ये एल्कीन हमने ली है, दैट इज द सिस एल्कीन, और जब ये सिस एल्कीन में ये कार्बीन इंसर्ट होगी तो हमें ये साइक्लोप्रोपेन ऑब्टेन होगी। क्लियर? तो इंसर्शन ऑफ कार्बीन इन पाई बॉन्ड का ये केस है, और अगर आप देखें तो इंटरमीडिएट यहाँ क्या बना है? इंटरमीडिएट हमारे को यहाँ ऑब्टेन हुआ है कार्बीन, तो इसका मतलब हम क्या टिक करेंगे यहाँ पे? कार्बीन। ये लीजिए, इस रिएक्शन के अंदर कार्बीन एज द रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑब्टेन हुआ है। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूं सेकंड एग्जांपल की। देखिएगा, सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए, सेकंड एग्जांपल के अंदर ये वैसे तो हम ऑक्सीडेशन में पढ़ते हैं, बट मैं आप लोगों को जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको याद हो तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में एक बात लिखाता हूं मैं कि बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में हम पर एसिड काम में लेते हैं, जिससे कार्बोनाइल्स को एस्टर में कन्वर्ट किया जाता है, साइक्लिक कीटोन्स को, कार्बोनाइल्स को लैक्टोन में कन्वर्ट किया जाता है, और जो पर एसिड यूज में आते हैं दैट इज द परबेंजोइक एसिड, MCPBA, पर एसिड एटसेट्रा, ये काम में हम लोग लेते हैं। वहां हम साफ साफ लिखते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अल्कली को हम बेयर विलीगर रिएक्शन के अंदर अवॉइड करते हैं, यानी लेस प्रिफर्ड है। व्हाई? बिकॉज व्हेन द सबस्ट्रेट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, जब सबस्ट्रेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स होते हैं ना, तो उस वक्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अल्कली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एपॉक्सीडेशन करते हैं, ना कि वो बेयर विलीगर देते हैं। यानी अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एल्कली लेता हूं तो क्या सिखाया था? हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एल्कली एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और हमारे को ये स्पीशीज देते हैं। करेक्ट? उसके बाद ये एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है और ये रिएक्शन करती है देन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल के साथ, और जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल के साथ ये रिएक्शन करेगी तो क्या होगा? यहां से इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये इधर और ये यहां। क्लियर? और यहां जैसे ये स्टेप हुआ हमारे को क्या स्पीशीज मिल गई? ये लीजिए OH, ये लीजिए, और हमारे को ये मिला, और फाइनली ये हमारे को क्या देगा? ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, उसके बाद ये यहां से यहां अटैक करेगा और ये OH बाहर, और इट विल कन्वर्ट इनटू द इपॉक्साइड। इसका मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल अगर हमारे को दिए हैं और हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एपॉक्सीडेशन करवाना है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अल्कली, यानी कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अल्कली, ये हमारे को काम में लेना होता है। क्लियर? तो सेकंड एग्जांपल के अंदर हमने क्या कहा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अल्कली कैन बी यूज्ड फॉर इपॉक्सीडेशन एट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरली कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, यानी वहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए ये बात हुई आपके सेकंड क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखिए, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल। हम लोगों ने जब एलाइड पढ़ा था तो एलाइड के अंदर हमने सबसे पहले नाइट्रोजन एलाइड का सॉमलेट हॉशर रीअरेंजमेंट किया था। उसके बाद हमने फास्फोरस एलाइड में विटिक रिएक्शन और उसका मॉडिफिकेशन हॉर्नर्स वेट्सवर्थ इमन्स मॉडिफिकेशन पढ़ा था। उसके बाद फिर हम आए थे एलाइड से मिलते जुलते रिएक्शंस, यानी जिसके अंदर विटिक का यूज होता है, तो हमने पढ़ा था कॉरेफ्यूकस रिएक्शन। फिर कॉरेफ्यूकस में जो रिएजेंट काम में लेते हैं वही एप्पल, फिर डैड रिएजेंट, इनको हमने साथ के साथ कवर कर लिया था। ओके, तो अब आपको अगर याद हो तो देखो ये है एल्डिहाइड, देखिएगा ये एल्डिहाइड है और रिएजेंट देखो क्या दिया हुआ है? CBr4 एंड PPH3। और जब CBr4 एंड PPH3, अगर इस रिएजेंट की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे रिएक्शन करते हैं मैं उसकी चर्चा कर लूं आपसे। आप याद करो CBr4
और PPH3 आपस में रिएक्शन करके सबसे पहले हमें एक फास्फोरस एलाइड देते हैं। क्या देते हैं ये? फास्फोरस एलाइड। इसको मैं ऐसे लिख दूं CBr2 ये नेगेटिव और ये PPH3 पॉजिटिव, ये लीजिए। और ये जो फास्फोरस एलाइड है ये इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके हमें एल्किनिल हैलाइड देता है। क्लियर? ये फास्फोरस एलाइड किससे रिएक्शन करेगा? इसको मैं पूरे को R मान लेता हूं, ये लीजिए, दिस वन इज द R। क्लियर? तो मैं यहां लिखता हूं। उसके बाद में ये जो RCHO है, ये लीजिए RCHO है, ये फास्फोरस एलाइड के साथ रिएक्शन करेगा। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ फास्फोरस एलाइड लिख दिया। और फास्फोरस एलाइड हमें पता है कार्बोनाइल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या देते हैं? हमें एल्कीन देते हैं। एल्कीन क्या देते हैं? एल्कीन्स, ये हम लोगों को पता है। तो यहाँ होगा क्या? ये पोर्शन तो फास्फोरस के साथ चला जाएगा, इस फास्फोरस के साथ, और बाकी का जो पोर्शन है ये इसके साथ लगेगा। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं, वी नोज वेरी वेल, और हमें इसके लिए किसी भी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है। करेक्ट भाई, हमें पता है ये विटिक रिएजेंट ऐसे लिखा जा सकता है, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये PPH3 प्लस है। तो आप क्या करते हैं? इस वाले पोर्शन को तो यानी इस पोर्शन को तो आप ऑक्सीजन के साथ भेज देंगे और ये पोर्शन यहां लग जाएगा। तो देखिएगा यहां प्रोडक्ट क्या मिल गया? यहां प्रोडक्ट हमारे को मिल गया RCH डबल बॉन्ड C और ये Br2। ये मैंने अभी तक इस फर्स्ट स्टेप का यूज लिखा है, इसका केवल इसका लिखा है, केवल अभी इसका स्टेप हमने काम में लिया है। यानी कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एल्किनिल ब्रोमाइड्स ऑब्टेन हुए। ये अपन ने स्टेप्स बना रखी है कि सबसे पहले ये विटिक रिएजेंट बनेगा यानी कि फास्फोरस एलाइड बनेगा और फास्फोरस एलाइड कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करके हमें ये एल्किनिल ब्रोमाइड प्रोवाइड करेगा। अब ये जो एल्किनिल ब्रोमाइड यहां बना है ना, ये एल्किनिल ब्रोमाइड इस एक्सिस ऑफ ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्शन करेगा। ये लीजिए, हमने RLi लिया, RLi यहां मेटिलेशन करेगा, हमें पता है। ये लीजिए, ये यहां पर मेटिलेशन करेगा। ये लीजिए, ये लिथियम हो गया। करेक्ट? और ये मेटिलेशन करके और फाइनली हमें पता है कई स्टेप्स होते हैं, 2 प्रकार के पाथ इसके अंदर दिए गए हैं, वाया पहले एल्किनिल कार्बीन बनके और फिर H का ट्रांसफर, और या फिर मैं ये कह दूं पहले ये H प्लस निकले, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाए, फिर ये ब्रोमीन बाहर निकले और फिर मेटिलेशन हो जाए। ये दोनों प्रकार के पाथ इसके अंदर दिए गए हैं। दोनों प्रकार के पाथ आप लोगों को पता है। क्लियर? मैंने क्लासरूम में बता रखा है, मैं फिर भी एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ। दोनों प्रकार के पाथ ही मैं इसके अंदर आपको समझा देता हूँ, आप देख लीजिए, एक बार आप देख लीजिए। दोनों चीजें यहां पॉसिबल हैं। मैं दोनों पाथ आप लोगों से यहां डिस्कस करता हूं, दोनों पाथ समझ लो एक बार। देखिए, एक पॉसिबिलिटी तो है कि मैं RLi से पहले ये H प्लस बाहर निकलवा लूं। ये लीजिए, जैसे ये H प्लस बाहर गई, ये डबल बॉन्ड C, ये Br, ये ब्रोमीन, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां और ये Br बाहर निकल जाए और इससे हमारे को मिल गया ये ट्रिपल बॉन्ड, और फिर ब्यूटाइल लिथियम और यहाँ यूज में आए और हमारे को दे दे, ये लीजिए, ये लिथेशन। करेक्ट? यहां पर ये फाइनली H2O से H ले और हमारे को टर्मिनल एल्काइन प्रोवाइड कर दे। तो ये ध्यान रखना यार, अगर किसी को केस क्लिक हो गया कि यार ये तो कॉरिफ्यूकस रिएक्शन है, तो वो वैसे ही यहां से इस एल्डिहाइड से टर्मिनल एल्काइन बना लेगा। भाई उसको केस ही तो पहचानना है, कॉरिफ्यूकस के स्टेप्स है ये तो, और अगर कॉरिफ्यूकस के स्टेप्स है तो CHO का क्या बनाना है? CHO का C ट्रिपल बॉन्ड CH बनाना है। और आप कमाल देखिए, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड CH है यानी टर्मिनल अल्काइन है। दैट मीन्स क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका, आंसर तो आ चुका है, बिकॉज हमारे को और कहीं भी टर्मिनल अल्काइन बना के दे ही नहीं रखी है। तो क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो चुका है। लेकिन हाँ, अब इसमें और भी कुछ बातें हम लोग और सीख लेते हैं, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो,
टर्मिनल एल्काइन का एक तो प्रोबेबल मैकेनिज्म मैंने ये लिखा, एक और मैकेनिज्म मैं इसके अंदर क्या लिख सकता हूं कि मैं पहले ही RLI जो भी ले रखा है मेटे, उससे मैं पहले मेटिलेशन करा लूं। ये लीजिए, ये हमने यहां मेटिलेशन कराया और मेटिलेशन करा के फिर मैं यहां से कार्बिन बना लूं। ये लीजिए, ये यहां कार्बिन बन गई, दैट इज द एल्किनिल कार्बिन। और उसके बाद में यहां से ये H माइग्रेट करा दूं। ये लीजिए, और इससे हमें ये टर्मिनल एल्काइन मिल गई। तो अगर आप देखें, इट इज जस्ट लाइक बमफोर्ड स्टीवंस टाइप रीअरेंजमेंट, जो हमने बमफोर्ड स्टीवंस रीअरेंजमेंट पढ़ा था ना, याद करो, कार्बिन से एल्कीन का बनना, और अगर एल्किनिल कार्बिन है तो उससे एल्काइन का बनना, ये मैंने इसके अंदर काम में लिया। तो दोनों ही प्रकार की मैकेनिज्म प्रोबेबल दी गई है, ये आप लोगों को आनी चाहिए, राइट। तो टर्मिनल एल्काइन कैसे बनती है, कॉरेफ्यूकस रिएक्शन कैसे होती है, इसका जिक्र तो मैंने आप लोगों से कर लिया। उसके बाद ये टर्मिनल एल्काइंस बनने के बाद आगे जो स्टेप दे रखे हैं, फिनाइल अजाइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम एस्कॉर्बेट, फिर मैं कहूंगा ये स्टेप पेरिसाइक्लिक का स्टेप है। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हमने एक रिएक्शन पढ़ी है, दैट इज कॉल्ड क्लिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? क्लिक रिएक्शन। एंड सिंस रिएक्शन इज कॉपर कैटेलाइज्ड, राइट नाउ कॉपर प्रेजेंट है, और मैंने आप लोगों को कहा था इस रिएक्शन में स्पेशली रेजियो सेलेक्टिवली एक्सक्लूसिवली 1,4 आइसोमर बनता है आफ्टर 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन, दैट इज द साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्काइन, दैट इज द क्लिक रिएक्शन, जो हम लोग भली भांति इस रिएक्शन से परिचित हैं। और मैं यहां पर यह कह दूं कि यहां क्लिक रिएक्शन जैसे ही होगी, ये लीजिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH, करेक्ट। और मैं इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं? एल्काइल अजाइड के साथ। किसके साथ करा रहा हूं भैया? एल्काइल अजाइड के साथ करवा रहा हूं। जरा देखेंगे आप लोग, जब एल्काइल अजाइड यहां पर रिएक्शन करेगा, ओके, तो देखो भाई, हमें इसको ऐसे लिख सकता हूं, N और ये N, ये लीजिए R, करेक्ट। और ये यहां पर अगर मैं लिख दूं माइनस, ये लीजिए, और ये ट्रिपल बॉन्ड कर दूं प्लस, तो देखो 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन यहां पर हो जाएगा। तो यहां क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, ये यहां से यहां, और ये इधर से इधर। और आफ्टर 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन इस अनसिमेट्रिकल एल्काइन के ऊपर इस अजाइड का होगा, तो हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज द 1 2 3 4, ये लीजिए 1,4 आइसोमर, ये प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा। यहां डबल बॉन्ड है रिंग में, ध्यान रखिएगा, क्लियर। ये 1,4 आइसोमर हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्लिक रिएक्शन है, जो कि थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्लिक रिएक्शन में जब हम यहां कैटलिस्ट कॉपर लेते हैं तो 1,4 आइसोमर हमें एज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। ये रिएक्शन 100% रेजियो सेलेक्टिव होती है, क्लियर। ये बात हुई आप लोगों के थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें आपने देखा कॉरेफ्यूकस से पहले एल्डिहाइड से टर्मिनल एल्काइन बनाई गई, फिर टर्मिनल एल्काइन का, जो कि अनसिमेट्रिकल टर्मिनल एल्काइन थी, इसका आगे 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन करवाया गया फिनाइल अजाइड के साथ, दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्लिक रिएक्शन, और इससे हमें एक्सक्लूसिवली 1,4 आइसोमर ऑब्टेन हुआ, ओके। चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट एग्जांपल पे। आफ्टर द थर्ड एग्जांपल अब मैं बात करता हूं फोर्थ एग्जाम्पल की। ले लीजिए, देखिए फोर्थ एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल, लेकिन आप देखिए ये जितने भी सवाल हैं, है ना, इनमें केवल एक स्टेप के अंदर सवाल नहीं पूछा गया है, इसमें कई सारी चीजों को मिला के आपस में सवाल बनाया गया है, जिसमें कुछ चीजें इस टॉपिक की हैं और कुछ किसी दूसरे टॉपिक की भी हैं। तो एक एक चीज को आप ध्यान से समझते चलें, ठीक है। देखो फोर्थ एग्जांपल, पहला जो कंडीशन है उसमें हमें फास्फोरस एलाइड गिवन है। हमें क्या गिवन है? फास्फोरस एलाइड। और फास्फोरस एलाइड कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करके और क्या देता है? एल्कीन। क्या देता है? एल्कीन। लेकिन फास्फोरस एलाइड में आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, और हम क्या लिख कर आए हैं, हम क्या पढ़ कर आए थ्योरी में, कि अगर काम में लिया जाने वाला फास्फोरस एलाइड मोर स्टेबल एलाइड है तो हमें ट्रांस डबल बॉन्ड बनाना होता है, और अगर लेस स्टेबल एलाइड है तो हमें सिस डबल बॉन्ड बनाना होता है। मैं रिपीट करता हूं, मोर stable phosphorus alide gives trans double bond as the major product, and less stable phosphorus alide gives cis double bond after the Wittig reaction as the major
प्रोडक्ट। तो यहाँ COOET यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मैं इसको कहूंगा मोर स्टेबल एलाइड। ये कौन सा एलाइड है? मोर स्टेबल। ये है मोर स्टेबल एलाइड। ये लीजिए, ये एलाइड कैसा है? मोर स्टेबल एलाइड। और मोर स्टेबल एलाइड डबल बॉन्ड कैसा देता है? ट्रांस डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले तो ये जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड, ये रिएक्शन करेगा इस मोर स्टेबल एलाइड से। इसकी मैं जरा चर्चा कर लेता हूं। और जैसे ही ये मोर स्टेबल एलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, ये लीजिए जिसके में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो बताइए विटिग रिएक्शन का आपने देखा, एक बार और स्टेप आ गया विटिग रिएक्शन का। क्लियर? थोड़ी देर पहले हमने इसका स्टेप कोरेफ्यूकस में पढ़ा था, आपके इंडिपेंडेंट विटिग रिएक्शन आ चुकी है। ओके, तो देखिएगा यहां से ये बाहर निकल गया और हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज द ट्रांस डबल बॉन्ड। क्लियर? और अगली स्टेप के अंदर, ये तो मैंने अभी केवल फास्फोरस एलाइड को यूज में लिया है। सेकंड जो स्टेप है इसके अंदर वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और हमें पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, ओके, -78 डिग्री सेंटीग्रेड और डाइइथाइल ईथर एज ए सॉल्वेंट जब यूज में लिया जाएगा तो ये इस एस्टर को रिड्यूस्ड कर देगा अल्कोहल में। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में हम जानते हैं, दैट इज द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जो कि एस्टर को कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करता है। और यहां जैसे ये कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा, हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। ये लीजिए, इसको मैं कह रहा हूं ट्रांस एलाइलिक अल्कोहल। अब समझा करो, देखो स्टेप्स को, ट्रांस एलाइलिक अल्कोहल। जब भी कभी आप ऐसे सवाल सॉल्व करने लगते हो ना, तो ऑप्शंस पर नजर हमेशा रखिए। ऑप्शंस पर नजर हमेशा रखिए से क्या मतलब है कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि यार विटिग रिएक्शन है, ट्रांस डबल बॉन्ड यहां पर बनने वाला है और ट्रांस डबल बॉन्ड के साथ फिर आगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो अल्कोहल बनने वाला है। क्लियर? तो इसका मतलब आंसर ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये तो वैसे हट गए। सिस डबल बॉन्ड का क्या काम यार? मोर स्टेबल एलाइड के साथ ट्रांस डबल बॉन्ड का काम है। क्लियर? तो आंसर ए और बी तो कट चुका है। अब सी और डी ऑप्शन पे आते हैं, तो यहां पर तो पूरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस्ड करके रख रखा है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमें पता है कुछ कई बार कुछ सिचुएशन के अंदर रिड्यूस्ड हो जाता है। तो अभी मैं ऑप्शन को यहां पर रोकता हूं, है ना। कभी कभी हमारे को पता है यहां नहीं होगा, राइट, लेकिन कुछ जगह कई बार हो जाता है। तो अभी एक बार सी और डी ऑप्शन को हम लोग रोक लेते हैं। हाँ, डी ऑप्शन इज द मोर करेक्ट, ट्रांस डबल बॉन्ड हमें बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब अगले स्टेप को एक बार देख लेते हैं वो क्या चाह रहा है। ओके, चलिए, अल्कोहल बनने के बाद अब अगर आप अगली स्टेप देखें तो आपको इसकी रिएक्शन, ये लीजिए, एक डाइहाइड्रोपाइरेन की साथ दे रखी है। ये एक डाइहाइड्रोपाइरेन है, ये लीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ टॉसाइलिक एसिड। ये लीजिए, तो अब ये रिएक्शन क्या है ये मैं आपको याद दिलाता हूं। ओके, आपको याद हो तो हम बहुत छोटी छोटी सी रिएक्शन ऐसी पढ़ते हैं। ये लीजिए, हम इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम के अंदर अल्कोहल के साथ करते हैं। याद आया? एसिडिक मीडियम के अंदर ये कंपाउंड डाइहाइड्रोपाइरेन अल्कोहल से कैसे रिएक्शन करती है मैं आपको याद दिलाता हूं। देखो, इसके इलेक्ट्रॉनिक रिलीजिंग इफेक्ट के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। करेक्ट? ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पढ़ा है हमने। इस ऑक्सीजन का प्लस आर लगेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जब ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहां तो H लग गया, ये कार्बोकैटायन बन गया, और इस कार्बोकैटायन के ऊपर इस अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा और हमारे को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी अल्कोहल कहां पे जाके जुड़ेगा ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। क्लियर? ये स्टेप हम लोगों को आते हैं और हमने थ्योरी के दौरान ये सारी बातें पढ़ी हैं। ओके, अब मैं बात करता हूं इसमें आगे की। अब अगर आप यहां पर अगली स्टेप देखें तो जिस अल्कोहल को मैंने ROH कहा है, एक्चुअली वो अल्कोहल यहां ये रहा, ये है वो अल्कोहल जिसके अंदर R जो है वो R पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, वो R पोर्शन यहां ये रहा, ये यहां R पोर्शन है।
दिस वन इज द आर पोर्शन, करेक्ट। अब एक्चुअली ये अल्कोहल इस डाइहाइड्रोपाइरेन के साथ जब रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये अंडरस्टूड है कि इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, ये लीजिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यदि इधर शिफ्ट हो गए तो यहां नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर एसिड अपना प्रोटॉन जोड़ देगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये अल्कोहल जाके जुड़ेगा। यानी कि हम ये कह दें यहां ये CH2 आके जुड़ गया, क्लियर। ये लीजिए इस पर क्या जुड़ गया, इस पर अल्कोहल का ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, ये लीजिए, और ये CH2, ये डबल बॉन्ड और ये PH, ये प्रोडक्ट हम लोगों को यहां पर ऑब्टेन होगा। यानी ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पर अल्कोहल जुड़ रहा है, चेक कीजिए, करेक्ट। और ये यहां पर सही जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पर अल्कोहल जुड़ा है, लेकिन यहां गलत जगह जुड़ा हुआ है, ये नहीं बन सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन हमने काट लिया है, क्लियर। तो आंसर क्या रह गया, आंसर यहां पे डी रह गया। यानी कि हमने पहले यहां ट्रांस डबल बॉन्ड बना लिया और उसके बाद एसिडिक मीडियम के अंदर इस डाइहाइड्रोपाइरेन की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवा ली। और ये रिएक्शन हम कई जगह पढ़ते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी पढ़ते हैं, अल्कोहल के प्रोटेक्शन में भी पढ़ते हैं, कई जगह हम लोग इस रिएक्शन को काम में लेते हैं। बस हम केवल एक ROH लिख के यहाँ रिएक्शन को समझते हैं, ओके। और यहाँ पर उस रिएक्शन को पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से पूछ लिया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ तीन स्टेप से मिला के और तीन तरह की रिएक्शंस को काम में लेके एक अच्छा सा सवाल एग्जामिनर ने बनाया। पहले विटिक रिएक्शन काम में ली, फिर रिडक्शन का स्टेप काम में लिया, फिर अल्कोहल का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कह दूं या उसका प्रोटेक्शन कह दूं, ठीक। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। आफ्टर द फोर्थ एग्जाम्पल अब हम लोग लेते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल में सीधे सीधे रिएजेंट्स के फंक्शन अगर हमें पता है तो हम लोग बड़े ही आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो, द करेक्ट रिएजेंट फॉर द इफेक्टिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए हमें ये देखना है कि अगर स्टार्टिंग मटेरियल ये सबस्ट्रेट है, ये लीजिए ये सबस्ट्रेट अगर स्टार्टिंग मटेरियल है तो आपको ये बताना है कि ए जो है इसमें क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर साइक्लोप्रोपेन बनी हुई है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर साइक्लोप्रोपेन बनी हुई है। यहां कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप पे मिथाइलिन के इंसर्शन से इपॉक्साइड बना हुआ है और यहां इस आइसोलेटेड साइड में जो डबल बॉन्ड है इस पर साइक्लोप्रोपेनेशन करवा रखा है। तो अब किस वक्त कौन सा रिएजेंट काम में लिया जाता है हमें ये पता होना चाहिए। तो मैं जिक्र करता हूं एक एलाइड का जिसको आप पढ़कर आए हो, सल्फर एलाइड। याद करो हम लोग सल्फर एलाइड्स पढ़ते हैं, ठीक है। सल्फर एलाइड्स दो प्रकार के हम लोग पढ़कर आए हैं अपने कोर्स में, एक सल्फोनियम एलाइड और एक सल्फॉक्सोनियम एलाइड। एक कौन सा पढ़कर आए हैं, सल्फोनियम एलाइड, ये लीजिए। एक हम लोग पढ़कर आए हैं सल्फोनियम एलाइड और एक हम लोग करके आए हैं सल्फॉक्सोनियम एलाइड। एक हम क्या पढ़कर आए हैं, सल्फॉक्सोनियम एलाइड, ये लीजिए ये एलाइड्स हम लोग पढ़कर आए हैं, एक सल्फोनियम और एक सल्फॉक्सोनियम एलाइड। अब अगर मैं सल्फोनियम एलाइड और सल्फॉक्सोनियम एलाइड को यूज में लेता हूं रिएक्शंस में तो आपको मैं याद दिलाऊं, सल्फोनियम एलाइड ये होता है, ठीक है, और सल्फॉक्सोनियम एलाइड देखो ये होता है। अब मैं एक बार रिकॉल करा दूं आप लोगों को, आप याद कीजिए जब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेते थे, क्या लेते थे हम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसके साथ हम कार्बोनाइल लेते थे, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स जब हम लोग लेते थे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स के में हमें पता है ये वाली जो साइड थी ये सॉफ्ट साइड थी और ये जो थी वो हार्ड साइड थी, करेक्ट। याद कीजिए हार्ड साइड के ऊपर तो सल्फोनियम रिएक्शन करता था, व्हाई, बिकॉज ये हार्ड रिएजेंट होता था। सल्फोनियम कैसा था, हार्ड रिएजेंट, और सल्फॉक्सोनियम कैसा था, सॉफ्ट रिएजेंट था। और ये अटैक कहां करता था, ये अटैक करता था
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, और सल्फोक्सोनियम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करके साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाता था, और सल्फोनियम कार्बनाइल फ्रैक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन करके एपॉक्साइड रिंग बनाता था। यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल के रिएक्शन हम लोग कर कर आए हैं। यहां एपॉक्साइड बनाने के लिए सल्फोनियम एलाइड काम में लेते हैं, और यहां साइक्लोप्रोपेन बनाने के लिए सल्फोक्सोनियम एलाइड काम में लेते हैं। और अगर हमें साइक्लोप्रोपेन इधर ना बना के, यानी इधर वाले डबल बॉन्ड पर बनानी है जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, यानी दो प्रकार के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर यदि साइक्लोप्रोपेन बनानी है तो फिर हम काम में लेते थे सिमंस स्मिथ कार्बीन। क्या लेते थे? सिमंस स्मिथ कार्बीन। और सिमंस स्मिथ कार्बीन की रेजियो सेलेक्टिविटी में क्या लिखकर आए हैं हम लोग कि यदि कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं, देन सिमंस स्मिथ कार्बीन प्रेफर मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको यहां साइक्लोप्रोपेनेशन कराना है देन सल्फोक्सोनियम एलाइड, ये रहा सल्फोक्सोनियम एलाइड, राइट। अगर यहां इपॉक्साइड बनानी है, ये यहां पर इपॉक्साइड बनानी है, तो फिर आप काम में लोगे सल्फोनियम एलाइड, और अगर साइक्लोप्रोपेन यहां बनाना है तो आप काम में लोगे सिमंस स्मिथ कार्बीन। तो आप इस ऑप्शन को जरा देखें तो आपको सारी कहानी समझ में आने लगेगी। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे को ए आंसर नजर आ रहा है। ये लीजिए, ये बात हुई आपके फिफ्थ क्वेश्चन की। ठीक है भाई, तो सल्फोनियम एलाइड, सल्फोक्सोनियम एलाइड, इनके फंक्शंस हम लोगों को आने चाहिए। काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है यहां से सवाल। ठीक है, चलिए आफ्टर द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन याद रखना, सल्फोनियम, सल्फोक्सोनियम, सिमंस स्मिथ कार्बीन ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई बार यहां से सवाल पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। 6 नंबर क्वेश्चन देखें। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमने कंपाउंड लिया और इसकी रिएक्शन एनबीएस से करवाई गई है, और एनबीएस के 2 इक्विवेलेंट काम में लिए गए हैं। कितने इक्विवेलेंट्स काम में लिए गए हैं? 2 इक्विवेलेंट। अब मैं आपको सबसे पहले तो 2 इक्विवेलेंट एनबीएस का यूज जरा सिखा दूं आपको, है ना। आप याद कीजिए, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ हम लोग इस प्रकार के कंपाउंड लेते थे, याद कीजिए, और इसकी रिएक्शन हम NBS के साथ करवाते थे, दैट इज 2 इक्विवेलेंट। तो NBS यहाँ ब्रोमिनेशन इस जगह भी करता था और इस जगह भी करता था। वो एक ही कार्बन पर 2 बार ब्रोमिनेशन नहीं करता था, बल्कि वो अलग अलग कार्बन पर ब्रोमिनेशन करता था। क्लियर? बिल्कुल इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। याद कीजिए, इस तरीके का सवाल भी हम लोगों ने कॉपी के अंदर किया है, जो फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया हुआ था। ये लीजिए, इसके अंदर भी 2 अलग अलग बेंजाइलिक पोजीशन हम लोगों ने ली थी। ये लीजिए, और यहाँ NBS के जब हम 2 इक्विवेलेंट लेते हैं तो अलग अलग पोजीशन पर, इस वाली पोजीशन पर भी ब्रोमिनेशन होता है और इस वाली पोजीशन पर भी ब्रोमिनेशन होता है। दोनों पोजीशन पर ब्रोमिनेशन होगा 1 by 1, यानी हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये लीजिए, यहां पर भी ब्रोमिनेशन हो गया और यहां पर भी ब्रोमिनेशन हो गया। कुछ इसी प्रकार का सवाल हमारे को यहां पर दिया गया है जो हमें सॉल्व करना है। क्या है कि NBS के 2 इक्विवेलेंट लिए गए हैं और NBS के साथ हमें पता है पेरोक्साइड लिया हुआ होता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया गया है। तो इस बेंजाइलिक पोजीशन पर भी और इस बेंजाइलिक पोजीशन पर भी, दोनों ही बेंजाइलिक पोजीशन पर 1 by 1 ब्रोमिनेशन कंप्लीट होगा। दोनों पे 1 by 1 ब्रोमिनेशन कंप्लीट होगा। जैसे हम यहां पर ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो देखो क्या होगा, इससे हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये लीजिए, एक बार यहां पर ब्रोमिनेशन हो गया और ये लीजिए यहां हो गया। बेंजाइलिक पोजीशन पर NBS फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करके ब्रोमिनेशन देता है। अब यहां अगली स्टेप के अंदर हमें दिया गया है एक्वस NaOH। ये लीजिए, और हम ये जानते हैं कि यहाँ बेंजाइलिक पोजीशन पर एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है ब्रोमीन, और अगर बेंजाइलिक पोजीशन पर ये जो लिविंग ग्रुप ब्रोमीन लगा हुआ है, एक्चुअली NaOH के द्वारा यहाँ अटैक
और ये ब्रोमीन बाहर, यानी यहाँ एक SN2 मैकेनिज्म का स्टेप होगा और SN2 मैकेनिज्म के इस स्टेप के बाद हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी। देखेंगे आप लोग, इसके बाद हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी। ये लीजिए, करेक्ट, ये ऐसे रहेगा और ये CH2OH, करेक्ट। अब यहां या तो ये ब्रोमीन एक बार और किसी बाहर के OH से अटैक हो, NaOH ले रखा है हमने, एक्वस NaOH, और या फिर हम ये कह दें कि ये विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो। दैट मीन्स इसका यहां अटैक हो और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए। इसको मैंने कहा कि यहां इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 हो जाए, यानी NGP यहां ऑपरेट हो जाए। और जैसे ये NGP का स्टेप यहां पर होगा तो आफ्टर द NGP स्टेप हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। ये लीजिए, ये हो गया। और फिर इस पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से लगा हुआ H+ फॉर्म के अंदर बाहर निकल जाएगा। क्लियर? जैसे ही H+ फॉर्म के अंदर बाहर निकलेगा हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर 6 नंबर एग्जांपल में अगर हम देखें तो आंसर क्या रहा? डी इज द आंसर। तो आपने देखा यहाँ एनबीएस का फंक्शन पूछ लिया हमसे, पहले बेंजालिक पोजीशन पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवा लिया गया और ब्रोमीन लेकर आ गया, और फिर यहाँ पर उसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करवाई, जिसमें हमने पहले एक इंटरमॉलिक्यूलर SN2 करवाया, फिर इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 करवाया। क्लियर? और हमें फाइनली डी प्रोडक्ट ऑब्टेन। अब मैं आता हूं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर दो अलग अलग सेम रिएक्टिविटी की बेंजालिक पोजीशन है तो दोनों इक्विवेलेंट NBS 1 by 1 दोनों जगह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। ओके, चलिए आगे देखेंगे अब आप लोग। आफ्टर द 6 नंबर एग्जांपल 7th नंबर एग्जांपल समझो। बहुत ही बेसिक सवाल, सीधा सीधा सा सवाल है, जरा देखेंगे। ये हम लोगों ने जब हॉफमैन ब्रोमीमाइड, कर्टियस रिएक्शन, श्मिट रिएक्शन, ये सब कुछ पढ़ा था, तब कर्टियस रिएक्शन में मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये हो गया हमारा कीटोअजाइड। और कीटोअजाइड को जब भी कभी हीट किया जाता है तो हीट करने पर क्या होगा जरा देखेंगे आप लोग। देखो, जब हम इस कीटोअजाइड को हीट करेंगे तो हीट करने पे यहां से N2 बाहर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? N2। और जैसे ही N2 बाहर निकल रही होगी, जरा देखेंगे आप लोग, देखिएगा, जैसे आप यहां से N2 बाहर निकालेंगे तो ये एक नाइट्रेन मिलेगी हमारे को। क्या मिल गई? नाइट्रेन। ओके, करेक्ट। और हमें ये पता है कीटोअजाइड से नाइट्रेन बन सकती है अगर मीडियम कैसा है? इनर्ट। ओके, कैसा मीडियम है? इनर्ट मीडियम है, कोई बाहर से कोई एक्वस मीडियम वगैरह गिवन नहीं है, इनर्ट मीडियम है। तो यहां से ये कीटोनाइट्रेन मिल गई। कीटोनाइट्रेन मिलने के बाद यहां से ये रीअरेंजमेंट होगा। आफ्टर द रीअरेंजमेंट हमारे को आइसोसाइनेट मिलेगा। ये लीजिए, N+C+O। अब इसमें कमाल की बात क्या है कि आइसोसाइनेट बनाने के बाद इस आइसोसाइनेट के ऊपर अगर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, वो न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस आइसोसाइनेट के ऊपर होगा। और जब इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहां होता है तो आप याद करो, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट तो हम इस वाले कार्बन पर जोड़ते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हम इस वाले कार्बन पर जोड़ते हैं। आइसोसाइनेट में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम लोग पढ़कर आए हैं। जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाते हैं आइसोसाइनेट में, देन ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इस कार्बन पर और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां पर आके जुड़ता है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिएगा क्या प्रोडक्ट हमारे को यहां ऑब्टेन हुआ। यहां इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट नाइट्रोजन है, ये लीजिए, तो वो तो हमने यहां इससे जोड़ दिया, और इसी नाइट्रोजन पर H इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट था, वो हमने यहां जोड़ लिया। तो आप चेक कीजिए, यहां जो ये प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट हमारे को यहां दिया गया है और वो प्रोडक्ट ये रहा। दिस वन इज द प्रोडक्ट। तो P क्या है? P इज द असाइल नाइट्रीन। यस, इट इज द असाइल नाइट्रीन, कीटोनाइट्रीन। और उसके बाद Q जो प्रोडक्ट मिला है वो Q प्रोडक्ट हमारे को ये मिला है, यानी यहां हमें D आंसर मिलेगा। D इज द आंसर। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए डी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको ऑप्शन में ये मिलेगा। अगर मैं इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म करवा दूं, ये लीजिए, तो जैसे इसके अंदर टॉटोमेरिज्म होगी, देन आफ्टर द टॉटोमेरिज्म
हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये लीजिए, करेक्ट, ये लीजिए। और इस प्रोडक्ट के अंदर अगर देखा जाए तो एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है, ये कंपाउंड ओवरऑल क्या है, एरोमेटिक। लेकिन चूंकि ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था, इसलिए हमने इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और आंसर हमने डी को कह दिया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आफ्टर द 7th क्वेश्चन अब मैं आता हूं 8th नंबर क्वेश्चन पे। देखो 8th नंबर क्वेश्चन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है सेमी पिनेकोल पिनेकुलोन रीअरेंजमेंट, और सेमी पिनेकोल पिनेकुलोन रीअरेंजमेंट में हमने बहुत वैरायटी पढ़ी है, बहुत वैरायटी पढ़ी है सेमी पिनेकोल पिनेकुलोन रीअरेंजमेंट में। हमने सेमी पिनेकोल पिनेकुलोन रीअरेंजमेंट इस प्रकार के कंपाउंड से पढ़िए, याद करो, ये OH और यहाँ क्या लगा हुआ होता था, लिविंग ग्रुप। और ये लिविंग ग्रुप कोई हेलोजन हो सकती थी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या तो ये हो सकती थी, और या फिर ये लिविंग ग्रुप याद कीजिए OTS होता था, या फिर ये मान लीजिए ये डाइजोनियम आयन होता था, या हम NH2 से बनवा लिया करते थे HNO2 की हेल्प से, या फिर हम सेमी पिनेकोल पिनेकुलोन रीअरेंजमेंट एपॉक्साइड्स की भी पढ़कर आए हैं। क्लियर, एपॉक्साइड्स की सेमी पिनेकोल पिनेकुलोन रीअरेंजमेंट यहां हमारे को देखने को मिलेगी। क्लियर, और भी कई सेमी पिनेकोल पिनेकुलोन हम पढ़ कर आए एप्लीकेशन पार्ट में, लेकिन ये मोटा मोटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एक बार। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि MCPBA पहला स्टेप है, बहुत अच्छे। और MCPBA क्या करेगा, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इपॉक्सीडेशन करेगा। MCPBA का फंक्शन क्या है, MCPBA का फंक्शन है इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर इपॉक्सीडेशन। क्लियर, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जैसे इपॉक्सीडेशन हुआ, हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन हो गई, ये लीजिए, करेक्ट। अब आप लोगों को मैंने एक बात पढ़ाई है, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकैटायन में हमने बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोकैटायन के देखे। एल्कीन से कैसे बनता है कार्बोकैटायन, एल्काइल हैलाइड से कैसे बनता है, एल्कोहल से कैसे बनता है, अमीन से कैसे बनता है, डायज़ोनियम सॉल्ट से कैसे बनता है, और एपॉक्साइड से कैसे बनता है। और आप याद करो, जब मैं एपॉक्साइड से कार्बोकैटायन की प्रिपरेशन की बात करता था तो मैं ये बताता था कि या तो इस एपॉक्साइड पर इस ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन हो जाए और फिर बॉन्ड क्लीवेज होकर कार्बोकैटायन बन जाए, और यदि प्रोटोनेशन नहीं देगा एग्जामिनर तो फिर वो आपको BF3 देगा, यानी कि लुईस एसिड देगा। ये लुईस एसिड ऑक्सीजन पे जाके बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। दैट मीन्स मैं ये कह दूं, अब इस स्टेप के अंदर एक्चुअली जो इपॉक्साइड रिंग हम लोगों ने बना रखी है, एक्चुअली उस इपॉक्साइड के ऊपर लुईस एसिड रिएक्शन करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट। ये मैंने यहाँ इपॉक्साइड का मतलब इपॉक्साइड के ऊपर BF3 के साथ रिएक्शन करवाई और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लेकर आ गया। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, कौन कौन सी हैं, या तो बॉन्ड ये वाला टूट जाए, ये लीजिए, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, या फिर बॉन्ड ये वाला टूट जाए, यानी कि या तो ये ग्रीन रूट वाला बॉन्ड ब्रेक कर लें हम लोग, और या फिर ये रेड वाला बॉन्ड ब्रेक कर लें। क्लियर, अब दोनों में से कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करना है तो हम ये जानते हैं, जिस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा, हम वो बॉन्ड यहां ब्रेक करेंगे। और ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हमारे को कौन सा मिल रहा है, इधर से बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, हम लोग इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिलती है, ये लीजिए, दैट इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन मैंने यहाँ बना लिया है, और ये OBF3 ये मैंने लिख दिया है। अब आप देखिएगा यहाँ क्या होगा, याद कीजिए पिनेकोल पिनेकुलोन एंड सेमी पिनेकोल पिनेकुलोन रीअरेंजमेंट में पहले एक कार्बोकैटायन बनता है, फिर उस कार्बोकैटायन में एक रीअरेंजमेंट होगा और वो कार्बोकैटायन एक ऑक्सोनियम कैटायन, एक सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक रीअरेंजमेंट अब मैं करवाऊंगा, इस पॉजिटिव चार्ज के पास वाला कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे लगा हुआ ये H, अब इसका एक्चुअली शिफ्ट होगा, जिसको मैं नाम दूंगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब यहां पे क्या होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और जैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, ये लीजिए, इस शिफ्ट के बाद हमें ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी, ये लीजिए,
दैट इज पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, और ये BF3 ये नेगेटिव चार्ज हो गया। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, BF3 नेगेटिव चार्ज है। अब बोरोन पर नेगेटिव चार्ज है, तो बोरोन हमारे को पता है कभी कभी होली दीपावली ही इस बोरोन का ऑक्टेट पूरा होता है, और जैसे बोरोन का ऑक्टेट हो जाता है ना तो ये दिलदार हो जाता है। मतलब ऐसे कह दो कि बस ऑक्टेट मिल गया, मिलते ही राजा है राजा, उसके बाद ये कह देगा बस ले लो वापस इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं, खूब इलेक्ट्रॉन है मेरे पास। क्योंकि कभी देखे तो है नहीं, गरीब आदमी है, ठीक है, कभी देखे तो है नहीं इसने इलेक्ट्रॉन, तो कभी कभी होली दीपावली इसका ऑक्टेट पूरा होता है, तो बस थोड़ी देर के लिए भी होता है तो ये खुश है उसने में, है ना, संतोषी प्रवृत्ति का इंसान है ये ध्यान रखना। ये लीजिए, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, और जैसे यहां से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। ये लीजिए, दिस प्रोडक्ट इज द कार्बोनाइल, और ये प्रोडक्ट हमें कहां दिखाई दे रहा है, यहां पे डी इज द आंसर, करेक्ट। ये बात हुई आपके सेमी पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट ऑफ एपॉक्साइड्स की। याद करो, एक तो ये सवाल मैंने कॉपी में कराया था, और एक और सवाल क्या करवा रखा था, अगर यहां अंदर डबल बॉन्ड होता है तब भी हमने कर रखा है। तो ये चीजें ध्यान रखना, रिकॉल होती रहनी चाहिए आप लोगों के ये सारी चीजें, क्योंकि घूम फिर के सवाल इन्हीं में से बनेंगे, ये मानकर चलिएगा आप लोग। आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल, 9th एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिएगा 9th एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो फिर से कुछ बिल्कुल वैसा ही सवाल आ चुका है, और आपके क्या है जरा देखें आप लोग, द रिएजेंट P and Q इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। तो पहले तो ये देखें कि यार यहाँ P में क्या हो रहा है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर साइक्लोप्रोपेनेशन हो रहा है, और Q में क्या हो रहा है, इस वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे साइक्लोप्रोपेनेशन हो रहा है। दोनों में ही साइक्लोप्रोपेनेशन ही हो रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड चेंज है। तो एक बात बोलो यार, साइक्लोप्रोपेनेशन के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर साइक्लोप्रोपेनेशन के लिए हम काम में लेते हैं एक तो कार्बीन, और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल का पार्ट है और वहां हमें साइक्लोप्रोपेनेशन करवाना है, तो हम काम में लेते हैं सल्फॉक्सोनियम एलाइड्स। क्लियर। तो अगर आपको इस मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर साइक्लोप्रोपेनेशन करवाना है, और वो भी OH की तरफ यानी पोलर ग्रुप की साइड, तो बेस्ट रिएजेंट है सिमंस स्मिथ कार्बीन। ये हम लोग जानते हैं, इसकी रेशियो सेलेक्टिविटी भी हमें पता है, और एसिमेट्रिक सिमंस स्मिथ उसमें किलेशन मॉडल, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो यहां ये कहते हैं P तो सिमंस स्मिथ कार्बीन है, P तो क्या है, सिमंस स्मिथ कार्बीन, और सिमंस स्मिथ कार्बीन या तो ऑप्शन इसमें है या ऑप्शन इसमें है, A में है या B में है। तो C और D तो वैसे ही कट गए, आंसर या तो A है या आंसर B है। अब Q का है सारा खेल, Q में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर आपको साइक्लोप्रोपेनेशन करवाना है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर अगर हमें साइक्लोप्रोपेनेशन करवाना होता है, याद करो, अगर मुझे साइक्लोप्रोपेनेशन यहां करवाना है, इस वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर करवाना है, तो मैं क्या काम में लेता हूं, सल्फॉक्सोनियम एलाइड। ये रहा सल्फॉक्सोनियम एलाइड। इज इट क्लियर। अब ये सल्फॉक्सोनियम एलाइड यार एक्चुअली हमें बना बनाया नहीं दिया, तो कैसे क्या करेंगे, हमारे को तो एक्चुअली ये दे रखा है, ये दे रखा है हमारे को तो, अरे हमारे को तो ये दे रखा है S डबल बॉन्ड O Me2, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये I माइनस, यानी सल्फोनियम आयोडाइड दे रखा है, सल्फॉक्सोनियम आयोडाइड दे रखा है। तो इलाइड बनाने के लिए क्या करोगे, यहां से H निकालना पड़ेगा, और इस H को निकालने के लिए बेस दे रखा है सोडियम हाइड्राइड। बहुत अच्छे, सोडियम हाइड्राइड एक बहुत ही अच्छा बेस है। ये हाइड्राइड यहां से H+ निकाल लेगा और ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके सल्फोनियम एलाइड सल्फॉक्सोनियम एलाइड बना लेगा। और सल्फॉक्सोनियम एलाइड के अंदर मैं ये कह दूं, ये एक न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इधर। और वैसे भी अभी मैंने आपको एक बात सिखाई कि सल्फोनियम एलाइड कार्बोनाइल पर रिएक्शन करेगा, और सल्फॉक्सोनियम एलाइड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करता है, बिकॉज एक सॉफ्ट रिएजेंट है और एक हार्ड रिएजेंट है। जो सॉफ्ट है वो सॉफ्ट साइड पर जाएगा, जो हार्ड रिएजेंट होता है सल्फोनियम एलाइड वो हार्ड साइड पर जाता है। क्लियर। तो यहां जैसे इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, आफ्टर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये लीजिए, ये CH2 यहां आ गया
और ये S डबल बॉन्ड O Me2, ये पॉजिटिव चार्ज और ये माइनस चार्ज। इज इट क्लियर? अब क्या होगा यहां जरा देखेंगे। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। क्लियर? जैसे ये स्टेप होगा हमारे को यहां क्या स्पीशीज मिलेगी, ये कार्बोनाइल ऐसे की ऐसे, और ये लीजिए ये साइक्लोप्रोपेन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल पर कैसे साइक्लोप्रोपेन जनरेट होता है बाय सल्फोक्सोनियम एलाइड, इसकी चर्चाएं मैंने आप लोगों से कर ली है। तो बताइए अगर हमें यहां साइक्लोप्रोपेन चाहिए तो हम इसके लिए क्या काम में लेंगे, ये लीजिए ये वाला ऑप्शन। आ रही है बात समझ में? Me3SOI और सोडियम हाइड्राइड, ये लीजिए ये काम में लेंगे। करेक्ट? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, ए को क्यों काटा मैंने? बिकॉज यहां पर हमारे को सल्फोनियम दे रखा है। अगर मैं सल्फोनियम एलाइड बनाता तो फिर रिएक्शन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर नहीं होती बल्कि कार्बोनाइल पर होती और हमें एपॉक्साइड रिंग ऑब्टेन हो जाती। तो यहां 9th के अंदर हम लोगों ने कहा बी इज द आंसर है। ओके, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद 10th नंबर एग्जाम्पल देखिए भाई। 10th नंबर एग्जाम्पल में हमारे को इस कार्बोनाइल कंपाउंड से अगर ये बनाना है तो आपको इनमें से करेक्ट रिएजेंट काम में लेने होते हैं। देखो पहले तो मैं एक दिमाग खोलूं आप लोगों का, दिमाग में सेट करना एक बात, वो क्या है जरा देखेंगे आप। अगर आपको कभी भी कोई भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन है, क्या गिवन है? कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन है, और आपको उस कार्बोनाइल से एक तो रिंग में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए और साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो आ ही साथ में यहां एक इलेक्ट्रोफाइल भी कुछ लग जाना चाहिए, मतलब कुछ इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज यहां लग जानी चाहिए। याद रखना ये काम अगर आपको करवाना है तो भाई शेपाइरो रिएक्शन आपको यूज में लेनी होती है। ये काम आप किससे करवाओगे? शेपाइरो रिएक्शन से करवाओगे। शेपाइरो रिएक्शन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखी है और YouTube चैनल पर इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हो दोबारा से एक बार अगर आपको रिवाइज करनी हो तो। करेक्ट? तो शेपाइरो रिएक्शन से हम ये काम करवा सकते हैं। और याद रखना शेपाइरो रिएक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 6-7 बार CSIR वाले ने सवाल यहां से पूछ रखा है। तो ये रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, अब मैं आता हूं यहां पर इसमें शेपाइरो रिएक्शन है क्या, जरा एक बार मैं जिक्र कर लूं आप लोगों से, एक बार रिकॉल करा लेता हूं। मैंने आपको क्या बोला शेपाइरो में? शेपाइरो क्या है एक बार देख लो फटाफट, 2 मिनट के अंदर मैं रिकॉल करवा देता हूं। देखो शेपाइरो में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल शेपाइरो रिएक्शन के अंदर ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं ना, इसकी रिएक्शन हम टॉसाइल हाइड्रोजन के साथ करवा के इसको टॉसाइल हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉसाइल हाइड्रोजन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन के साथ बनेगा, ये कार्बोनाइल और ये लीजिए हमने टॉसाइल हाइड्रोजन यहाँ पे बना लिया। क्लियर? अब टॉसाइल हाइड्रोजन रिएक्शन किसके साथ करेगा? 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा। जब 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन होती है ना, तो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। पहला इक्विवेलेंट हमेशा ये वाली H लेगा, ये फर्स्ट इक्विवेलेंट का काम है। फर्स्ट इक्विवेलेंट ये वाली H लेगा, ये वाली। अब दूसरा इक्विवेलेंट कौन सी H लेगा? तो ध्यान रखना दूसरा इक्विवेलेंट या तो इधर वाली H लेगा, याद रखना, या तो ये वाली H लेगा या इधर वाली H लेगा। अब समस्या ये है दोनों में से कौन सी लेगा, इधर वाली लेगा या इधर वाली लेगा। तो पहले आप स्टीरियो चेक करोगे कि टॉसाइल हाइड्रोजन की स्टीरियो क्या है। ये टॉसाइल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन टॉसाइल वाला जो पार्ट जिस तरफ है H उधर की ही जाएगी। याद रखना ये ग्रुप जिधर होता है H हमेशा उधर की ही जाती है। अगर स्टीरियो गिवन है तो वो H जो टॉसाइल हाइड्रोजन की तरफ सिन स्टीरियो रखती है वो वाली H निकालोगे। और अगर स्टीरियो गिवन नहीं है, व्हाट इज द मीनिंग की गिवन नहीं है, मतलब टॉसाइल हाइड्रोजन ही हम ही बना रहे हैं। अब जब हम ही बना रहे हैं
तो फिर कहेगा स्टीरियो। तो फिर आप कौन सी H निकालोगे? तो फिर जो ज्यादा एसिडिक H है ना, जो भी ज्यादा एसिडिक H है ना, वो वाली H दोनों में से बाहर निकाल लेना। तो पहले स्टीरियो चेक करोगे, स्टीरियो नहीं है तो मोर एसिडिक H निकाल दोगे। चलो मैं H निकाल देता हूं, एक बार देख लो भाई। मैं मैकेनिज्म इसलिए बता रहा हूं एक बार कि मान लीजिए टच में भी नहीं है आपके शेपाइरो, तो एक बार आप समझ लें, क्योंकि आगे के लेक्चर में शेपाइरो के ऊपर जो भी सवाल आएंगे उसके बाद फिर मैं शेपाइरो की सीधे ट्रिक बन काम में लूंगा, जो अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। फिर सीधा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि हर बार हर सॉल्यूशन में हम मैकेनिज्म को यूज में नहीं ले सकते, ये आप भी जानते हैं। वो सब तो हमने पढ़ी रखी है थ्योरी के अंदर, करेक्ट। अभी तो हमें ये देखना है कि थ्योरी में पढ़ते वक्त हर रिएक्शन की एक ट्रिक बनाते हैं हम लोग, फिर हम सीधा उस ट्रिक से उस सवाल को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, हम सीधा ट्रिक अप्लाई करके कैसे शॉर्ट स्टेप्स के अंदर उस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं फटाफट फटाफट, ठीक है, ताकि आप भी उस तरह से प्रैक्टिस की आपको आदत पड़े और आप क्वेश्चंस पर अप्रोच आसानी से कर सकें। देखो, तो इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम में से पहला इक्विवेलेंट ये रहा, दूसरा इक्विवेलेंट, अब चूंकि यहां कोई सी H निकाल दो, बात एक ही है, आपने ये वाली H निकाल दी। जैसे ही आपने ये H निकाली तो देखो इससे क्या होगा, इधर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर ये डबल बॉन्ड N, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया और ये टॉसाइल ग्रुप हो गया। अब देखो भाई क्या होगा, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, और उसके बाद यहां से ये टॉसाइल ग्रुप बाहर निकल गया। और जैसे ये टॉसाइल ग्रुप बाहर निकलेगा ना, इसके बाहर निकलने के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी, ये जी, और यहां नेगेटिव अभी बाकी है दोस्त, ध्यान रखना। अब आप देखो अब क्या होगा, अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, और एक तरह से देखा जाए तो N2 बाहर निकल जाएगी। और जैसे ही N2 बाहर निकली ना, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये लिथियम हो गया। तो देखो टॉसाइल हाइड्रोजन से सीधा क्या आंसर आ गया। टॉसाइल हाइड्रोजन जो है, आपने टॉसाइल हाइड्रोजन ये साफ करना है, और साफ करके टॉसाइल हाइड्रोजन जहां है ना, वहां नेगेटिव चार्ज बना देना है। और उसके बाद रिंग में एक डबल बॉन्ड भी लगेगा। रिंग में डबल बॉन्ड किस तरफ लगेगा? जिस तरफ की H बाहर निकलती है ना, उस तरफ डबल बॉन्ड लगा देना। अरे जिस तरफ की आप H बाहर निकालते हो ना, उस तरफ डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आ जाएगा, और टॉसाइल हाइड्रोजन जिस जगह बना हुआ है वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक बार में आप ये लिखने की स्थिति में आप आ चुके हो, आपको इस मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब आप आगे क्या करोगे? आगे उसके बाद आप ये देख लोगे आपको किस प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल गिवन है। अगर केवल वाटर दिया है तो H लगा देना, और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल वगैरह दिया हुआ है तो वो इलेक्ट्रोफाइल आप यहां पे लगा दीजिएगा। ये लीजिए, दिस वन इज द आंसर। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। आ रही है मेरी बात समझ में? क्लियर? अब आप देखिए आगे की बात, आगे की चीज समझो। अब आपको यहां ये लीजिए डबल बॉन्ड लाना है, तो ये आप किससे लेकर आ जाओगे? शेपाइरो से। और अगर आपको ये CH2OH ऐसा इलेक्ट्रोफाइल अगर जोड़ना है तो उसके लिए क्या करोगे? जरा देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करवा दूं, किससे करवा दूं? फॉर्मल्डिहाइड से। तो याद करो आप लोग, फॉर्मल्डिहाइड से अगर रिएक्शन होगी तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक इधर, ये यहां से यहां, इससे हमारे को ये स्पीशीज मिल गई। ये डबल बॉन्ड लिख देता हूं, ये CH2 और ये O- और लिथियम प्लस यहां आ गया। और उसके बाद में हमने वर्कअप वगैरह जो भी करना है वो वर्कअप वगैरह किया, और इससे हमने ये अल्कोहल बना लिया। इस तरह से हम लोग ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो देखो स्टेप्स देखता हूं। स्टेप्स, पहले टॉसाइल हाइड्रोजन, यस, टॉसाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम, यस, 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम से आप यहां तक आ गए। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड आप कहोगे, यस, फॉर्मल्डिहाइड होते वर्कअप होते ही हम फाइनली यहां तक प्रोडक्ट ये बना लेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर है वो डी है। तो अब ये पहचाना कैसे? तो ये चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिस से आपके और दिमाग में ये चीज सेट होगी कि कार्बोनाइल कंपाउंड से अगर हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें रिंग में डबल बॉन्ड भी आ गया और वहां कोई इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ा हुआ है, दैट मींस केस बिलोंग्स टू द शेपाइरो। ये शेपाइरो क्लिक होनी चाहिए हम लोगों के। क्लियर? और बाकी आप इनमें से और कोई से भी स्टेप्स हैं अगर वो काम में भी लोगे ना, तो या तो CH2OH नहीं आएगा, और अगर CH2OH आ रहा है तो रिंग में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। आप चाहे करके देख लीजिएगा स्टेप्स।
क्लियर? शपाइरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आज के बाद शपाइरो कहीं भी आएगी तो याद रखना, हम सीधा ट्रिक से काम में लेंगे। हम टॉसाइल हाइड्रोजन साफ करेंगे, वहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे और ये चेक कर लेंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन किधर की एच बाहर निकल रही है, उधर की तरफ डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लेंगे। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। देखिए आफ्टर 10th नंबर एग्जांपल, अब मैं आता हूं 11th नंबर एग्जांपल पे। देखिए 11th नंबर एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल। देखिए इसमें कार्बीन का इंसर्शन तो है ही, साथ में जो अगला स्टेप है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का स्टेप है। तो आपने देखा आज हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें 2 बार पेरिसाइक्लिक का जिक्र हो गया। पेरिसाइक्लिक का एक जिक्र क्लिक रिएक्शन हुआ और एक बार और हम ये जो थ्योरी पढ़ेंगे इसके अंदर ये पेरिसाइक्लिक में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन कार्बीन का सवाल है, कार्बीन का इसके अंदर जिक्र है, इसलिए हमने यहां पर इसको डिस्कस किया है। ओके, चलो देखो 11th नंबर, द रिएजेंट P रिक्वायर्ड एंड द मेजर प्रोडक्ट Q फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। अब इधर देखो P तो क्या है, तो अपने को इतना तो समझ में आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, ये इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे देखो कार्बीन का इंसर्शन हो रहा है, यानी CBr2 कार्बीन का इंसर्शन हो रहा है। और अगर वो कार्बीन बनानी है तो देखो भाई इससे बिल्कुल बना सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म और पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से बना सकते हैं। तो आंसर हम कह दें ये ए नहीं हो सकता, बिकॉज CH2Br2 से आप ये वाली कार्बन नहीं बना सकते, बिकॉज यहां आप एक H निकालोगे एक Br बाहर निकालोगे तो कार्बीन में एक ही ब्रोमीन रह पाएगी, जबकि मुझे एक ऐसी कार्बीन बनानी है जो कि यहां 2-2 ब्रोमीन रखती हो। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब इस स्पीशीज के पास एक H हो और 3-3 ब्रोमीन हो। तो पहले बेस पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड सबसे पहले तो H+ बाहर निकालेगा और उसके बाद में जब ब्रोमीन बाहर निकल जाएगी तो यहां हमारे को ये कार्बीन ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये कार्बीन आप किससे बना सकते हो, ब्रोमोफॉर्म और पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से। इसका मतलब अपना आंसर ए और बी नहीं हो सकता, आंसर या तो सी होगा या फिर आंसर डी होगा। क्लियर? अब मैं अगली स्टेप की बात करता हूं। अगला स्टेप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है, जरा समझेंगे आप लोग ध्यान से। देखिए आगे रखा है AgNO3 एंड वाटर, और आप लोगों को क्या सिखाया है मैंने कि AgNO3 में जो सिल्वर आयन होता है वो सिल्वर आयन हैलोजन के प्रति अफिनिटी रखता है। हैलोजन के प्रति अफिनिटी अगर ये रखेगा तो यहां से ये ब्रोमीन बाहर निकलेगी। और हम ये भी जानते हैं कि ब्रोमीन जिस कार्बन से निकल रही है वहां आपको कार्बोकैटायन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट? और वो कार्बोकैटायन एक प्रकार का साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे 3 मेंबर्ड रिंग में यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहां पे, और अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, यहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पेरिसाइक्लिक में क्या सिखाया, साइक्लोप्रोपाइल कैटायन और एलाइलिक कैटायन की इंटरकन्वर्जन सिखाए थे कि साइक्लोप्रोपाइल कैटायन में रिंग ओपनिंग से एलाइलिक कैटायन मिलता है, और साइक्लोप्रोपाइल कैटायन में जब रिंग ओपनिंग होती है तो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर है ना उसके सामने वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है ड्यूरिंग द रिंग ओपनिंग। तो हम ये कहें कि यहां से जब ये ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो एक बार मैं बना के बता देता हूं, देखो ये स्पीशीज में बना देता हूं तो आपको ये मिला, ठीक है? देखो फ्री नहीं बनता, कंसर्टेड स्टेप होते हैं, समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूं। ये साइक्लोप्रोपाइल कैटायन एक प्रकार का 4n+2 सिस्टम है और थर्मल कंडीशन में डिसरोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग होगी, और रिंग ओपनिंग के दौरान ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर है ना इसके सामने वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए, आपको ये 5 मेंबर रिंग थी, ये यहां अपने एक 5 मेंबर रिंग थी, 6 मेंबर नहीं थी, है ना? ये मैं बना देता हूं 5। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, बॉन्ड ब्रेक होते ही आपको ये 6 मेंबर रिंग मिलेगी, और 6 मेंबर रिंग में आपको यहाँ ये डबल बॉन्ड मिलेगा। ये डबल बॉन्ड मिलने के बाद यहाँ पर ब्रोमीन लगी हुई है, राइट? और आपके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये लीजिए ये कुछ स्पीशीज यहाँ पर मिल गई, और उसके बाद में यहाँ पर H2O का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने के बाद हमारे को यहाँ
ये OH मिल जाएगा। ये लीजिए, ये प्रोडक्ट हम लोगों को यहां पर ऑब्टेन हो गया। करेक्ट, बात समझ में आ गई? क्लियर? एक सेकेंड, इधर शिफ्ट हो गए, ये Br यहां लगेगा। ये लीजिए, करेक्ट। अब आप ये देखिए, ये प्रोडक्ट यहां पर हमें इस जगह नजर आ रहा है, ये प्रोडक्ट, ये दोनों एडजस्टेंट होने चाहिए, ये नहीं है। करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आपने एक चीज देखी, पहले स्टेप में तो क्या हुआ? कार्बीन का इंसर्शन, कार्बीन के इंसर्शन से हमारे को ये स्पीशीज मिली, और उसके बाद में अगला स्टेप कौन सा है? पेरिसाइक्लिक का, जिसमें हम लोग एलाइलिक कैटायन और साइक्लोप्रोपाइल कैटायन में रिंग ओपनिंग, रिंग क्लोजिंग डिस्कस करते थे इन 4n+2 पाई सिस्टम। क्लियर? चलिए, आफ्टर द 11th एग्जाम्पल अब मैं बात करता हूं 12 नंबर एग्जाम्पल की। देखिए 12 नंबर एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, कीटो कार्बीन में वुल्फ रीअरेंजमेंट, कीटीन का बनना और उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत बार किया है और कई बार एग्जाम के अंदर आया है ये सवाल। देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, हमारे को देखना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए, ये एक डाइएजो कंपाउंड है, फिर से डाइएजो कंपाउंड आ चुका है। डाइएजो कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट टू फॉर्म कार्बीन, याद रखिएगा। या तो डाइएजो कंपाउंड को हीट किए बार करवाएगा, या फोटोकेमिकल कंडीशन देगा, या सिल्वर सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट या रोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस देके उसमें से N2 बाहर निकलवाएगा और कार्बीन बनवाएगा। तो सबसे पहले ये जो सिल्वर सॉल्ट लिया गया है, इसकी प्रेजेंस में फोटोकेमिकल कंडीशन, ये N2 बाहर, जैसे ये N2 बाहर निकलेगी ना, हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। देखेंगे, ये कीटो, ये कार्बीन, ये लीजिए, ये Me और ये PH। अब हमें पता है कीटो कार्बीन में वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द कीटीन। ये कीटो कार्बीन कीटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये कीटो कार्बीन कीटीन में कन्वर्ट होती है तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? इसे हम वुल्फ रीअरेंजमेंट कहते हैं। और आपको मैंने एक बात बता रखी है, अच्छे तरीके से बता रखी है, कि अगर किसी भी कीटो कार्बीन में, कीटो नाइट्रीन में, चाहे ये कीटो कार्बीन हो या ये कीटो नाइट्रीन हो, याद करो, या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्बोकेटाइन हो, किसी भी प्रकार के कोई भी रीअरेंजमेंट की स्पीशीज हो, अगर माइग्रेटिंग ग्रुप कोई स्टीरियो केमिस्ट्री रखता है, ये माइग्रेटिंग ग्रुप की अगर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है, तो रीअरेंजमेंट के दौरान माइग्रेटिंग ग्रुप का हमेशा क्या रहता है? रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। ये हमने कई बार डिस्कस किया है आपस में। इफ माइग्रेटिंग ग्रुप हैव सम स्टीरियो केमिस्ट्री देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। क्लियर? तो अगर यहां पर हम ये माइग्रेटिंग ग्रुप वाला ये कार्बन है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर जब ये माइग्रेट करेगा, ये यहां, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएंगे, तो मैं बनने वाली कीटीन को कैसे लिखूं? तो याद रखना, बनने वाली कीटीन को जब हम लिखते हैं, और वो भी एक ऐसी कीटीन को जिसमें माइग्रेटिंग ग्रुप खुद एक स्टीरियो रखता है, तो माइग्रेटिंग ग्रुप जहां था ना, उसको वैसे रखा करो। ज्यादा उसके साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है, वरना अपने को पता भी नहीं लगेगा उसकी स्टीरियो हमने कब चेंज कर डाली। आपको तो उसको जहां भेजना है ना, कंपाउंड को पलट के ऐसे लिख दो, ये कीटीन बना लिया हमने, ये लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। हम उसको घुमा के उधर लिखते तो बड़ी तकलीफ आती, तो मैंने उसको तो वही रखा, बस उसको पलट लिया। कीटीन तो बनाना है, बना लिया मैंने। अब कीटीन बनने के बाद ये जो मिथाइल अल्कोहल यहाँ दिया है ना, उस मिथाइल अल्कोहल का मैं यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाता हूँ। जैसे मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाया, ये लीजिए, यहां पर आपको पता है कि जब भी कभी कीटीन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आइसोसाइनेट पर होता है। अभी हमने आइसोसाइनेट के ऊपर रिएक्शन करवाई थी ना, अभी हमने पिछले सवाल में आइसोसाइनेट के ऊपर रिएक्शन करवाई थी, है ना, कीटो नाइट्रीन थी, एजाइड था, राइट, जिसके अंदर इंट्रामोलिकुलर NH2 का अटैक करवाया था, तो वहां आइसोसाइनेट था, अब कीटीन आ गया, तो क्या दिक्कत है? आइसोसाइनेट की जैसा कीटीन है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हमेशा यहां जोड़ देना और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हमेशा यहां जोड़ देना। बस ये बातें ध्यान रखना, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मिथाइल अल्कोहल का ये रहा आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट और ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। तो जैसे ये रिएक्शन होगी ना, तो आप बनने वाले प्रोडक्ट को ऐसे लिख दोगे, ये लीजिए, और ये CH, ये C डबल बॉन्ड O, ये OMe हो गया, H यहां लग गया, ये लीजिए, ये मैंने प्रोडक्ट बना लिया। अब ये प्रोडक्ट यहां पे किस जगह गिवन है? ये रहा ये प्रोडक्ट।
तो यानी कि यहां पर जो आंसर होगा वो ए होगा। क्लियर? तो वुल्फ रीअरेंजमेंट से कीटीन बनी और कीटीन में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा के ये एस्टर ऑब्टेन किया। चलिए, आफ्टर द 12th नंबर एग्जाम्पल अब मैं आता हूं 13th नंबर एग्जाम्पल पे। देखिए 13th नंबर एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जरा देखेंगे आप लोग ध्यान से। 13th नंबर एग्जाम्पल में देखो फिर वही वाली बात है, वही चीज है। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था और उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से साइक्लोप्रोपेन बन गई है इसके अंदर। अरे क्या बन गई है? साइक्लोप्रोपेन। इसका मतलब अगर मैं आपको ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं ये कंपाउंड ऐसा था, ये लीजिए ये डबल बॉन्ड था, ये मिथाइल दोनों ऐसे थे, तो ऐसे नहीं लग रहा कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर कार्बिन इंसर्ट हुई है। और अगर कार्बिन इंसर्ट हुई है तो सबसे पहले यहां आपको वो देखना है इन ऑप्शंस में जो हमें कार्बिन दे। ओके, क्या दे? कार्बिन। और कौन सी कार्बिन? कार्बिन भी ऐसी, ये वाली, बिकॉज ये कार्बिन इंसर्ट हो रही है। जरा ध्यान से देखें आप लोग, ये देखो इधर वाला पोर्शन, इस पोर्शन को आप अलग हटाओ, आपको अपने आप दिखने लगेगा ये कार्बिन इस डबल बॉन्ड में इंसर्ट हो रही है। क्लियर? अब मैं यहां इस हिसाब से अगर देखूं तो ये कार्बिन कहां मिल रही है? ये डाईएजो कंपाउंड, ये डाईएजो कंपाउंड और कॉपर सॉल्ट। और क्या चाहिए? देखो फिर डाईएजो कंपाउंड आ चुका है कॉपर सॉल्ट के साथ। बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए आप लोगों को कि डाईएजो कंपाउंड से हमें कार्बिन ऑब्टेन होती है। और मैंने आप लोगों को कार्बिन के वीडियो में, आप देखना यूट्यूब पे जो पड़ा हुआ है वीडियो, वहां एक वीडियो जिसमें मैंने प्रॉब्लम डिस्कस करी है कार्बिन की, और वहां मैंने डाईएजो कंपाउंड कहां से आ सकता है, वो कहां से डाईएजो ला सकता है। अभी तक तो डाईएजो बना दिया है, पर डाईएजो भी वो कहां से ला सकता है उसका पूरा जिक्र किया है मैंने। ठीक है? अब आप देखिए, सबसे पहले तो कार्बिन इस डाईएजो कंपाउंड से मिलेगी। नीचे तो ये सल्फॉक्सोनियम इलाइड बनाने की तैयारी हो रही है। अब सल्फॉक्सोनियम इलाइड साइक्लोप्रोपेन बनाती है, पर इनके साथ नहीं, नॉर्मल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ नहीं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स में अगर हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर साइक्लोप्रोपेन बनानी है ना, तब मैं सल्फॉक्सोनियम इलाइड को काम में लूंगा। तो भाई ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को तो काट लेना, इसका तो मतलब ही नहीं रहा। हम यहां कार्बिन कौन सी लेंगे? डाईएजो कंपाउंड में से N2R कार्बिन का प्रिपरेशन, ये काम में लिया जाएगा। तो पहली स्टेप तो हो गई। क्लियर? अब आगे दे रखा है आपको H2 पैलेडियम कार्बन। अरे अगर ये पैलेडियम कार्बन और H2 की मैं बात करता हूं, ये लीजिए पैलेडियम कार्बन और H2 की मैं बात करता हूं, तो ये करते क्या है? ये या तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन करते हैं और या फिर ये हाइड्रोजिनोलाइसिस भी करते हैं। मतलब हाइड्रोजिनोलाइसिस यहां किसका हो रहा है वो जरा देखेंगे। आपको ये स्पीशीज मिल चुकी है, इधर देखो भाई, आपको ये स्पीशीज मिल चुकी है, ये स्पीशीज मिल चुकी है। हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल मिल चुकी है। ये AR लगा लेता हूं, कोई मतलब ही नहीं है। अब जब भी कभी हम लोग ये जो है ना, ये पैलेडियम कार्बन H2 लेते हैं और इसकी रिएक्शन जब भी कभी हम साइक्लोप्रोपेन के साथ कराते हैं, तो साइक्लोप्रोपेन रिंग का हाइड्रोजिनोलाइसिस करता है। ये हमने हाइड्रोजिनोलाइसिस में पढ़ा है, हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेन, हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। तो साइक्लोप्रोपेन का जब यहां हाइड्रोजिनोलाइसिस होगा तो अब बॉन्ड तोड़े कौन सा? बॉन्ड कौन सा तोड़े? इतने सारे बॉन्ड है यार, ये बॉन्ड टूट जाए है, ये वाला टूट जाए, वो वाला टूट जाए, कौन सा बॉन्ड तोड़े? तो ध्यान रखना, जब भी कभी साइक्लोप्रोपेन का आप हाइड्रोजिनोलाइसिस करवाते हो तो बॉन्ड कौन सा तोड़ोगे? जो लेस क्राउडेड होता है, जिस पर भीड़ भाड़ कम है। अगर आप यहां देखें तो यहां इस कार्बन पर दो मिथाइल है, क्लियर, और इसमें AR है, तो ये वाला ज्यादा क्राउडिंग वाला डबल सिंगल बॉन्ड है, ये भी मोर क्राउडेड वाला है। यहां क्राउडिंग कम है, तो ये वाला बॉन्ड जैसे टूटेगा इससे एक H यहां लग जाएगी, एक H यहां लग जाएगी, और हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। ये लीजिए, ये बॉन्ड टूट गया और यहां ये COOET हो गया, और ये इधर
AR हो गया। लीजिए ये प्रोडक्ट हमारे को मिल जाएगा, और ये प्रोडक्ट अगर आप देखें तो आपको यहां नजर आ रहा है, यानी लेस क्राउडेड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का आप हाइड्रोजनोलाइसिस करवाओगे पैलेडियम कार्बन और H2 से, तो यहां आंसर हमारे को मिलेगा A। क्लियर? चलिए, ये बात हुई आपके सबसे पहले कार्बीन के इंसर्शन से साइक्लोप्रोपेन का बनना, और फिर साइक्लोप्रोपेन में हाइड्रोजिनोलाइसिस बाय पैलेडियम कार्बन और H2। और आपको पता है साइक्लोप्रोपेन मैक्सिमम टाइम ऐसी मिलेगी जिसके अंदर जैम डाइमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ये जैम डाइमिथाइल होंगे तो हमेशा उसके सामने वाला सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हैं, ये याद रखना। हमेशा साइक्लोप्रोपेन कौन सी मिलेगी आपको? जैम डाइमिथाइल वाली। मैक्सिमम टाइम ये मिलेंगी आपको, इसके सामने वाला बॉन्ड तोड़ते हैं बिकॉज दैट इज लेस क्राउडेड। ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट। बाकी आप साइक्लोप्रोपेन को तोड़ने का और भी तरीका न्यूक्लियोफाइल से, ये डायनामिक स्टीरियो में हमारे बीच में डिस्कस होगा। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा आप 14th नंबर एग्जांपल देखो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डेकिन रिएक्शन और राइमर-टीमान। ओके, तो देखो पहला स्टेप आपको ये फिनॉल दिया गया है। देखो केस पहचानो, अगर आपको केस पहचान में आ गया और क्लासरूम की ट्रिक ध्यान है तो ये मान के चलो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चुटकियों में, आपको कभी तकलीफ ही नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिएगा, अगर मैं यहां पहली स्टेप लूं तो क्लोरोफॉर्म दे रखा है और NaOH दे रखा है, ये लीजिए। अब आगे एसिडिफाई नहीं दे रखा, अंडरस्टूड है, क्योंकि वर्कअप कभी देता है कभी नहीं देता है। तो यहां राइमर-टीमान रिएक्शन में क्या सिखाया मैंने आपको? राइमर-टीमान रिएक्शन में मैंने आपको सिखाया है ऑर्थोफॉर्माइलेटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। ये लीजिए, ये ऑर्थोफॉर्माइलेटेड प्रोडक्ट हमारे को मिल चुका है। क्लियर? फिर अगली स्टेप के अंदर आपको दे रखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एल्कली। अरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एल्कली की जब रिएक्शन यहां होती है तो याद करो ये रिएक्शन कौन सी होगी? डेकिन। ये कौन सी रिएक्शन है? डेकिन रिएक्शन। क्लियर? और ये कौन सी है? दैट इज द राइमर-टीमान। ये लीजिए, ये कौन सी रिएक्शन है? राइमर-टीमान। अब याद करो डेकिन रिएक्शन में क्या बताया था, पहले तो मैं आपको दिला देता हूं याद कि डेकिन रिएक्शन में सबस्ट्रेट होता है एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे या दोनों ही पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द CHO। उसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अल्कली से करवाई जाती है तो पहले बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर होता है, और ये CHO ग्रुप OH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। CHO ग्रुप से क्या बन जाता है? OH ग्रुप। ये लीजिए आंसर खत्म। मैं फिर से आपको रिकॉल करवाता हूं, हमने डेकिन रिएक्शन में क्या कहा था? द एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आइदर एट ऑर्थो पोजीशन या इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन या दोनों ही पोजीशन पर होते हैं। उनकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एल्कली के साथ करवाई जाती है तो दो चीजें होती हैं, पहले बेयर विलीगर होता है, यानी कि यहां पर इस तरफ ऑक्सीजन का इंसर्शन, और उसके बाद एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है, और एक्चुअली ये CHO ग्रुप OH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कंपाउंड अपने फिनोलिक डेरिवेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो CHO ग्रुप की जगह OH लाने का सबसे बढ़िया तरीका है दैट इज द डेकिन रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार एग्जाम में आ रखी है, और अगर किसी के क्लिक हो गया है तो डेकिन रिएक्शन का स्टेप है, तो बस उसको क्या करना है? CHO की जगह OH वाला ऑप्शन चेक करना है। तो बताइए ये ऑप्शन हमारे को कहां नजर आ रहा है? दैट इज द ऑप्शन B इज द आंसर। क्लियर? ये बात हुई आपके डेकिन रिएक्शन की। तो डेकिन रिएक्शन में याद रखना पहले बेयर विलीगर, यहां पर ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा, ओके, फिर जो एस्टर आया उसका हाइड्रोलाइसिस बाय H2O एंड OH माइनस, और किसी भी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस जब भी कभी होता है तो फाइनली वो एक एसिड और एक अल्कोहल बन जाएगा, तो वो फिनोलिक पार्ट उसी एस्टर से बाहर निकलता है। क्लियर? अब मैं बात करता हूं इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल की। ये लीजिए, दैट इज द 15th नंबर एग्जांपल। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल, बहुत ही गजब का एग्जाम्पल, आप ध्यान से समझना इस 15th नंबर एग्जाम्पल को। ओके, और इस 15th नंबर एग्जाम्पल में जो बातें मैं आपको बताऊंगा ये ध्यान रखना, वो आगे भी काम में आने वाली है। देखो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्राई एन ब्यूटाइल टिन क्लोराइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और AIBN दे रखा है। क्लियर? तो मैं सबसे पहले तो ये कह दूं कि ट्राई एन ब्यूटाइल टिन क्लोराइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड आपस में रिएक्शन करके ट्राई एन ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड बनाएगा, और उसके साथ AIBN है, और इसका फंक्शन क्या है ये हम लोग जानते हैं। तो ट्राई एन ब्यूटाइल
टिन हाइड्राइड और AIBN जब रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है ये ब्रोमीन जहां है वहां पर ब्रोमीन रेडिकल आएगा। क्लियर? तो मैं इस कंपाउंड को जरा ऐसे लिख लूं, ये लीजिए, राइट, ये डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड के बाद ये जहां है वो टर्शियरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। टर्शियरी ब्यूटाइल के बाद डबल बॉन्ड, ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। फिर इस जगह हमारे ऑक्सीजन लगी हुई है। ऑक्सीजन के बाद आगे इस वाली पोजीशन पर अगर हम कहें तो OET ग्रुप लगा हुआ है, बिल्कुल, और यहां पर ये ब्रोमीन लगी हुई है। करेक्ट? अब आपको ये चीज पता है कि ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड और AIBN अगर होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रोमीन जहां है वहां पर रेडिकल बनेगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहां पर रेडिकल बना लूं, लो भैया इसी में कर देता हूं मैं, ये मैंने रेडिकल बना लिया। और उसके बाद ये रेडिकल बनने के बाद अगर हमें विद इन द मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर हम इंट्रामॉलिक्यूलर फ्री रेडिकल एडिशन कराते हैं और 5 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। क्लियर? तो हम ये कह दें कि अब यहां पर ये लीजिए इंट्रामॉलिक्यूलर फ्री रेडिकल एडिशन होगा, और जैसे ये इंट्रामॉलिक्यूलर फ्री रेडिकल एडिशन हुआ ना, इससे हमारे को ये स्पीशीज मिल गई और ये रेडिकल मिल गया, ये लीजिए। ओके, ये हमारे को 5 मेंबर रिंग मिल गई है। और इस रेडिकल के बाद इस रेडिकल की रिएक्शन आगे ट्राई एंड ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड से हो जाएगी और हमारे को यहां H मिल जाएगा। अब आप केवल ये देखो कि इस 1-2 पोजीशन पर इस 1-2 पोजीशन पर आपका एक ग्रुप तो नीचे की तरफ जा रहा है, एक ग्रुप तो नीचे की तरफ जा रहा है और एक ग्रुप आपका ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री आपस में कैसे हुई? एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री आपस में 5 मेंबर रिंग में कैसी हुई? ट्रांस। तो मैं यहां जो 5 मेंबर रिंग बनाने वाला हूं ना, वो 5 मेंबर रिंग मैं यहां ट्रांस बनाने वाला हूं। कैसी बनेगी? ट्रांस। ये लीजिए O, ये OET, और यहां अगर मैं ये कह दूं कि इस जगह ये जो है ये टर्शियरी ब्यूटाइल, अगर ये वेज है, अगर ये टर्शियरी ब्यूटाइल वेज है तो फिर ये मिथाइल डैश होगा, और अगर ये डैश है तो फिर ये वेज होगा। ये स्टीरियो केमिस्ट्री आपस में कैसी होनी चाहिए? ट्रांस। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर एक्चुअली ये टर्शियरी ब्यूटाइल यहां डैश है और ये वेज है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री ट्रांस यहां पर हम लोग रखेंगे। आगे की बात मैं करता हूं अब इसके अंदर। देखो आगे की अब मैं जरा चर्चा इसके अंदर करूं, उससे पहले अब आप लोग आगे की चीज को समझो जरा। अब इसकी रिएक्शन आगे किससे हो रही है जरा देखो, H2SO4 और CrO3। बहुत ही कमाल की बात बता रहा हूं मैं इसके अंदर, जरा समझना आप लोग, बहुत ही गजब की बात इसके अंदर अब हमारे बीच में डिस्कस हो रही है। ये एक जॉन्स रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज द जॉन्स रिएजेंट। आ रही है बात समझ में? ये जो जॉन्स रिएजेंट है ये क्या करेगा जरा आप लोग देखेंगे। ये CrO3 सबसे पहले यहां से हाइड्राइड लेगा। क्लियर? देखो होता क्या है, आप लोगों को ये चीज पता है, ये चीज आप लोग समझते हो, आप लोग ये जानते हो कि CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और किसी भी कंपाउंड में से हाइड्राइड का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन ही है। किसी से H निकल जाए तो ऑक्सीडेशन ही तो है, H जुड़ जाए रिडक्शन है, ऑक्सीजन जुड़ जाए ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन निकल जाए रिडक्शन है। तो मैं यहां से CrO3 के द्वारा हाइड्राइड ले लूंगा और हाइड्राइड जब यहां से बाहर निकलेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन बनेगा यहां। क्लियर? देखना भाई जॉन्स कैसे रिएक्शन कर रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूं, और यकीन मानना ये कई बार हम लोगों से पूछा जा चुका है। आगे और आएगा सवाल, ये लीजिए। और अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, वाटर का अटैक होगा। क्लियर? ये लीजिए। अब यहां से H2O का अटैक होगा, ये लीजिए। जैसे यहां पर H2O का अटैक हुआ हमारे को ये स्पीशीज मिल गई, ये लीजिए, ये OH हो गया, और यहां ये टर्शियरी ब्यूटाइल है और ये Me है। क्लियर? अब क्या होगा जरा देखेंगे आगे। अब यहां से ये जो लोन पेयर है वो इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे, तो इधर वाली तरफ तो अल्कोहल बन गया, इस तरफ तो अल्कोहल बन गया, उधर एस्टर बन गया। क्लियर? अब मैं वो स्पीशीज लिखता हूं यहां पर, ये लीजिए, ये तो बन गया हमारा अल्कोहल। करेक्ट? ये ऐसे कि ऐसे रहा,
और इधर से ये क्या बन गया, एस्टर। अब यहां पर इंट्रामोलिक्यूलर ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होगी। इंट्रामोलिक्यूलर क्या हो जाएगी, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन, जिसमें इसका अटैक हुआ और OET बाहर, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू दिस प्रोडक्ट, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी साइक्लिक एस्टर के अंदर ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द जॉन्स रिएजेंट। और जॉन्स रिएजेंट रिएक्शन करता कैसे है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है, करेक्ट। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, करेक्ट। ये बात हुई हम लोगों के आज कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल कार्बीन, नाइट्रीन और एलाइड्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर फर्स्ट वीडियो की। क्लियर। यहां कुल तकरीबन 80 क्वेश्चंस में से हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, और आपने एक चीज देखी कि इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है काम में, देखो सल्फोनियम, सल्फोक्सिलियम एलाइड, इनके फंक्शंस आने चाहिए। डाइएजो कंपाउंड से कार्बीन का प्रिपरेशन, शपाइरो रिएक्शन हुआ, राइट, ये चीजें हमारे को आनी चाहिए। जैसे जैसे आप इस वीडियो को आगे बढ़ते देखते चले जाएंगे, फर्स्ट पार्ट वीडियो का, फिर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो आपको दिखने लगेगा कि कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल कार्बीन, नाइट्रीन और एलाइड वाले पार्ट में से किन टॉपिक्स में से घूम फिर के सवाल आ रहे हैं। बस उनको कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। जो भी कॉपी में आपको चीजें बताई हैं उनको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, यकीन मानना उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।